हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल बायो बॉम्ब्स में। आज मैं फिर से आप सभी के बीच क्लास 10th का मॉडल पेपर लेके आया हूँ, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को विज़िट कीजिए। विज़िट करके आप हमारे सभी टॉपिक्स को देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का मॉडल सेट में क्या क्वेश्चन है और किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसमें आंसर के साथ मेंशन है, बट हम आपको सारा का सारा दिखाते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी हम टेलीग्राम पे पीडीएफ डालते हैं तो सारे बच्चे का कमेंट्स आता है कि उसमें हमें आंसर का भी मतलब टाइप करके दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आज आप लोग को बीच आंसर के साथ लेके आया हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो मेरा कि CO2 एक है, यानी कि CO2 एक क्या है, तो जाहिर सी बात है कि CO2 क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है या लवण है। तो अब देखिए ईस्ट यानी कि जो CO2 होता है वो क्या होता है, ये एक अम्ल, यानी कि इसमें से हमें क्या निकलता है, ये हम लोग जानते हैं कि CO2 क्या करते हैं, मनुष्य के द्वारा ये गैस को निकाला जाता है, यानी कि उत्सर्जित किया जाता है। बट हम लोग गेन क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं। तो ये जो हमारा CO2 होता है वह एक अम्ल के भांति कार्य करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि धातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं क्षारीय, अम्लीय या उदासीन या क्या इनमें से कोई नहीं। तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो खासकर हमेशा अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा वो अम्लीय होते हैं। तो धातु यानी कि हम जानते हैं कि धातु सॉरी इसमें अधातु है। धातु जो होते हैं अम्लीय नहीं होते हैं, अधातु हमेशा अम्लीय होते हैं। क्यों, क्योंकि अधातु में हमेशा 1, 2 और 3 को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स यानी उसके बाह्यतम कक्षा में आते हैं, इसलिए यह क्या हो जाते हैं, आपके अम्लीय हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि कॉपर पायराइट का अयस्क होता है, यानी कॉपर पैराइट किसका अयस्क होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब कॉपर पैराइट्स की बात कर रहा है तो ये कॉपर पैराइट्स किसका होता है, कॉपर्स का होता है। यानी कि कॉपर्स में जिसमें कॉपर आता है वो आपका क्या है, कॉपर्स का एक उसका अयस्क माना जाता है। यानी कि कॉपर को हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, तांबा बोलते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है, तांबा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। विद्युत अपघटन में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। किस पे होता है, एनोड्स पे होता है, कैथोड पे होता है या आपका दोनों पे होता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्युत का अपघटन किस में होता है, तो एनोड्स पे होता है। हम जानते हैं कि बैटरी क्या होता है, बैटरी आपका ये 12 वोल्ट्स की होती है, जिसमें 9 प्लेट 9 वोल्ट का तो 9 प्लेट, 12 वोल्ट का रहेगा तो 12 प्लेट। इसमें जो लगे रहते हैं तो इसमें 2 तरह के खुंडी लगे होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो जो मेरा प्लस वाला जो पार्ट्स होता है वो क्या कहलाता है, एनोड्स कहलाता है। जो माइनस वाला होता है वो क्या कहलाता है, कैथोड्स कहलाता है। तो ठीक है, ये आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अगला क्वेश्चन क्या होता है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें एल्केन का सदस्य आता है। ठीक है, जिसमें एल्केन का सदस्य यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहने का अर्थात CnH2n+2 के रूप में हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका एक एल्केन है। तो एल्केन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा क्या, C4H10। तो हम कहेंगे C4H10 का क्या नाम होता है, तो C4H10 जो होता है इसका क्या होता है, तो हम लोग ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ब्यूटेन कहते हैं। ये किसका मेंबर्स है, तो एल्केन का। एल्केन में कौन सा प्रत्यय जुड़ा रहता है, एन प्रत्यय जुड़ा रहता है। कौन सा जुड़ा रहता है, एन प्रत्यय, ANEN जुड़ा रहता है, जिसका हमने फॉर्मूला आपको लिख के बताया था, अभी जस्ट बताया कि CnH2n+2 होता है। ठीक, तो ये इसका क्या है, एल्केन का
फॉर्मूला है, जो कि ये एल्केन का एक सदस्य है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है। हीरा एवं ग्रेफाइट जो है वो क्या है, तो जाहिर सी बात है कि हीरा और ग्रेफाइट क्या है, वो कार्बन के अयस्क होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन के वो अयस्क होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे कार्बन्स के अपरूप है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। चलिए एल्कोहल का सामान्य सूत्र, तो देखिए इसको हम बता रहे हैं कि एल्कोहल का सामान्य सूत्र कैसे निकाला जाता है और कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एल्केन, एल्केन में क्या करते हैं, एल्केन में हम लोग ऑल प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो मेरा एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला हमने जस्ट अभी बताया, CnH2n+2 होता है, इसमें OL जोड़ा जाता है। तो जब OL जोड़ा जाता है तो इसमें से एक हाइड्रोजन क्या होता है, हट जाता है। तो जब हट जाता है तो CnH2n+1 OH उसमें जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, चलिए हम आपको अच्छे से बता देते हैं कि इसको साफ से लिख देते हैं कि जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+1 OH उसमें ऐड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज आपका वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सहसंयोगी यौगिक है, यानी कि सहसंयोगिक यौगिक है। तो सहसंयोगिक यौगिक देखिए, जस्ट हमने अभी एल्केन्स बताया, एल्केन्स क्या होता है, सहसंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये यौगिकों का बंधन करता है, तो इसलिए इसका क्या बोलते हैं, सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। CH4, CH4 क्या है, आपका मेथेन है। मेथेन का जब हम देखेंगे, मेथेन का हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखेंगे, तो कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें दो तरह के एलिमेंट्स को लिया गया है, जिसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, तो इसका स्ट्रक्चर आपका ये सामने दिखता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कार्बन क्या है। कार्बन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कार्बन क्या है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,6 होता है, सॉरी 2,4 होता है। तो जिसके बाह्यतम कक्षा में अगर 1, 2 और 3 आता है तो ये मेरा क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। बट ये तो जाहिर सी बात है कि 1, 2, 3 को छोड़कर बाकी सारा आता है, वो मेरा क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है। ठीक है, अधातु होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बी इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी वोल्ट मीटर की स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह हो तो वोल्ट मीटर का अल्प मापक क्या होगा। तो देखिए, तो जाहिर सी बात है कि आपका क्वेश्चन जो है वो क्या है, हमने क्या बताया कि इसका जो 20 विभाजन चिन्ह कर दिया है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कि एक जो थी है लाइनिंग है, इसको हम लोग क्या किए हैं, 20 भागों में ये विभाजित बढ़ रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि आपका जो हमारा डिवीज़न दिया गया है 1 वोल्ट अपॉन 20 विभाजन। ठीक है, 20 डिवीज़न। तो जब हम इसका हम क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं, यानी कि 20 में जब हम 1 से डिवाइडिंग करते हैं तो हमारा पॉइंट, उसके बाद से हम लोग 0 देते हैं उधर। ठीक है, सॉरी देखिए इसको हम लोग क्या फिर से करते हैं इधर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 डिवाइडेड 1, तो ये हो जाएगा 0.0, फिर 0 देते हैं तो इधर 0, तो 20 बचे 100। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होता है, 0.05 हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इतना वोल्ट आपका दिखाई देगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं कि मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग। तो हम लोग सबसे पहले उत्सर्जी अंग जानेंगे कि उत्सर्जी अंग क्या है। तो यानी कि जिससे हमारे अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकल जाए, निष्कासन हो जाए, दैट इज आपका उत्सर्जी। यानी कि एक्सप्रेशन जो होता है वो हमारा
वेस्ट पदार्थों को क्या करता है, शरीर से बाहर निकालता है। जैसे कि रोम्स होता है, जो बाल होते हैं शरीर पे, वो क्या करता है, पसीना को बाहर निकालता है। नोज़ होते हैं, नोज़ के जो छिद्र होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे अंदर से गंदगी पदार्थों को निकालते हैं। तो उसी तरह से ब्रिक जो है हमारा क्या है, ब्रिक जो है वो ब्रिक को हम लोग किडनी बोलते हैं। इससे क्या करता है, हम जैसे उत्सर्जित पदार्थ यानी कि यूरिन्स को हम लोग निकालते हैं, यूरिन्स निकालते हैं। ठीक, तो ब्रिक का जब हम आकार देखते हैं तो लगभग समझिए कि क्या होता है, सेम के बीज के आकार का होता है। ठीक है, ये लगभग अमाशय बन गया, लेकिन सेम के बीज के आकार का हमारा ब्रिक होता है। ठीक है, इसको हम लोग किडनी के नाम से जानते हैं। प्रत्येक मनुष्य में यानी कि किडनीज होता है, दोनों साइड होता है। तो ठीक है, ये फिल्टर्स का काम करता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होते हैं। इसमें क्या कर रहा है, कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है कि हमको प्रकाश संश्लेषण की किस चीज़ की आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, खनिज लवण की आवश्यकता होती है, बट ऑक्सीजन हमारा नहीं होती है। ठीक है, तो यानी ऑक्सीजन तो ये जब ये सारा का सारा जब ये ले लेता है तो इससे ये क्या करता है, ऑक्सीजन को यानी O2 को ये उत्सर्जित करता है, जिससे मनुष्य क्या करते हैं, आसानी से उसको ग्रहण करते हैं। यानी कि जो हर पेड़ पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन हम लोग को देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये अपना ग्रहण करते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनियाँ कौन सी होती हैं। तो देखिए, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनियाँ की बोला जाता है। यानी रक्त वाहिनियाँ का मतलब कि उसमें क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि हमारा एक ये क्या होता है, समझिए बेलन के आकार का होता है, इसमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन करता है, जाता है, उसी को रक्त वाहिनियाँ हम लोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें सबसे छोटी वाली कौन सा होता है, तो वैना कॉम जो होता है वो आपका सबसे छोटी और सबसे महीन रक्त वाहिनियाँ होती है। बाकी आपका ये सीरा, धमनी और केशिकाएं जो होती है ये इसके क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, रक्त वाहिनियाँ के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा आपका वैना कॉम जो होते हैं वो आपका सबसे महीन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अधिकतर पादप नियतांक होते हैं। तो क्या होते हैं, बढ़ते तने के अग्रभाग पर यानी कि बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, या फाइलोपेन के समवाहिनी नलिकाओं पर, या ए बी दोनों। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि यानी कि क्या बोल रहा है कि अधिकतर पादप का नियंत्रण यानी कि नियंत्रक उत्पन्न होता है कहाँ से। तो कहने का मतलब देखिए, ए और बी पढ़िए, दोनों ये पढ़िए, दोनों आपसे इसका रिलेटेड मिल जाएगा। कह रहा है कि बढ़ते तने के अग्रभाग, यानी कि बढ़ते तने, यानी कि जो हमारा सपोज दैट कि मान लीजिए कि ये मेरा एक पेड़ हुआ, गाछ हुआ, तो ये जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इसका अग्रभाग बढ़ते जाएगा और बढ़ेगा तो झुकेगा। ठीक, फिर कह रहा है कि बढ़ते जड़ के अग्र भाग की ओर, तो जब ये बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इसका रूट भी बढ़ेगा, वैसे ही बढ़ते चलेगा। तो ये दोनों क्या है, मेरा एक दूसरे से कॉमन है, इक्वेशन सही है इसका। तो हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो क्या कर रहा है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, यानी कि फ्लावर प्लांट्स जो है सेक्सुअल, उसमें किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए, इसमें फूलों का यानी कि फूल होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स क्या होते हैं, यानी कि मान लीजिए कि ये एक ऐसा फ्लावर्स है, तो ये जितने भी लाल लाल दिखाई देते हैं, चटकदार भटकदार जितने होते हैं, यानी कि जिसको हम लोग क्लोरा के नाम से जानते हैं, ये क्या करता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिसके कारण से ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित क्यों करता है, क्योंकि ये हम लोग निषेचन करने के लिए, यानी कि जनन करने के लिए वो निषेचित करता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्लोरा जो होता है वही मेरा आकर्षित करने यानी कि जनन के लिए
अहम भूमिका निभाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फूलों के माने कि फूलों के ये क्या होता है मतलब फूलों के द्वारा होता है। फूलों के इसको हम लोग दरबार भी कहते हैं, क्योंकि जो क्लोरा होते हैं वो क्या करते हैं, सभी कीड़े को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे कीड़े उस पे आके बैठते हैं और अपना फर्टिलाइजेशन की क्रिया करने के लिए हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो भी उनका परागण सटता है वह स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि फूलों का कौन सा भाग फल में बनता है। तो जाहिर सी बात है कि फूलों का कौन सा भाग अंडाशय में होता है। अंडाशय ही यानी कि उसका देखिए कैसे होता है, हम बता रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे इसका एक मान लीजिए कि सपोज ये आपका परागकण हो गया। ठीक है, ये परागकण होता है। ये परागकण जब इस स्टिग्मा पे पड़ता है तो ये इसके एक नली के द्वारा इस बीजांड में पहुंचते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इसका ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। तो ओवरी यानी कि इसका अंडाशय होता है। इसी अंडाशय जब यह इसका परागकण इसमें आता है तो ये अंडाशय क्या करता है, सूख जाता है। सूख के ये जितने भी क्लोरा ऊपर होते हैं वो मुरझा जाते हैं, और यही हमारा बीज का या फल का कह सकते हैं निर्माण करता है। तो हम इसका आंसर क्या कह सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला कहता है कि मानव मादा में निषेचन होता है। तो मानव मादा का जो निषेचन होता है वो कहाँ पे होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। फैलोपियन नलिका कैसे होते हैं, तो देख सकते हैं ये आपका तो ये वाले पार्ट्स यानी कि हम यहाँ पे ऐसे नॉर्मली बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि हमारा देखिएगा कि ऐसे बनाया गया है। ठीक है, यानी यहाँ से चालू होता है और ये ऐसे आता है। ठीक है, तो हम इस भाग को क्या कहते हैं, इसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, स्पर्म और ओवरी दोनों आपस में मिलकर एक ओवम का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। चलिए आगे क्वेश्चन करता है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसे पाई जाती है जिनका शरीर में जब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसे संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कहने का अर्थात जो आपका शरीर में अपशिष्ट माने हम लोग के क्या आते हैं, जेनेटिक्स से आ रहा है, बट हम लोग के शरीर में अब उसका कोई काम नहीं होता है, इसलिए हम उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवशेषी अंग के नाम से जानते हैं। ये अवशेषी अंग अपेंडिक्स कहलाता है। कौन सा रोग होता है, अपेंडिक्स नामक रोग ही उत्पन्न कर देते हैं। इसको हम लोग अवशेषी अंग के कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये दाहिने के उदर गुहा के दाहिने भाग के जस्ट नीचे पाया जाता है, जिसका अब शरीर में कोई कार्य नहीं है। यह अब डॉक्टरों का मतलब साइंटिस्टों का क्या है कि आगे जो भी आने वाली पीढ़ी है इस अवशेषी अंग को हटाने की प्रक्रिया लगा मतलब इसका खोज किया जा रहा है। अभी देखिए कब तक इसका हो जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, सॉरी बी इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों को पुनः खोज किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग का। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते थे कि मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधों पर चयन करके अपना उस पर जो भी रिएक्शन को अपना बताया, तो काफ़ी ये चर्चित हुआ, काफ़ी यह पॉपुलर हुआ और उसके से इनको मान्यता भी प्राप्त हुआ। तो इस नियम को दोहराने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, सर्मक थे। कौन थे, सर्मक नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये क्या किया, उनके नियम को पुनः दोहरा कर और उस नियम को बदलाया। ठीक है, तो वो कौन से साइंटिस्ट थे, सर्मक थे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि जिन शब्द का किसने प्रस्तुत, यानी जिन शब्द किसने बनाया, किसने रखा था, जिन शब्द का नाम किसने रखा था। तो ये जोहानसन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था, जीन का उत्पादन किया था। तो जाहिर सी बात है, देखिए जीन, तो इससे हम कह सकते हैं जी फॉर जोहानसन, जॉनसन माने वो जोहानसन जॉनसन। ठीक है, जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, आपका जीन का
जिन शब्द का निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, तो ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि CFC क्या है। तो हम CFC का पूरा नाम जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से आता है? तो जैसे कि हम लोग AC, कूलर, रेफ्रिजरेटर, शेविंग क्रीम, ये सब का हम लोग उपयोग करते हैं। उससे जो भी धुआं, जो भी झाग निकलता है वो क्या करता है? कौन सा गैस बनाता है? कार्बन, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर ए इज द हो जाएगा। हम अभी इसमें आपको क्वेश्चन देते हैं कि आप लोग बताइएगा कि केवल FC का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको कमेंट्स करना है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि आपको ऐसे ही टॉपिक्स, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कोलीफॉर्म क्या है? एक प्रकार का ये जीवाणु होता है। कोलीफॉर्म क्या है? एक प्रकार का जीवाणु होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए कुछ ये जो चलाया गया था 1970 से लेके 1972 तक चलाया गया था। किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। किसके बीच में? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1970 से लेकर 72 के बीच में चलाया गया था। तो यह एक कैसा आंदोलन था? यानी कि उस समय काफ़ी ज़्यादा वृक्षों को काटना शुरू किया गया था, क्योंकि भवनों का निर्माण प्लस खेती करने के लिए हम लोग क्या करते थे? वृक्षों को काट कर हम लोग अपना खेती करना या हम लोग अपना मकानों का निर्माण करते थे। तो उस टाइम जो 1970 से 1972 में थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो क्या किए? वो एक ऐसा आंदोलन चलाए और ऐसे लोगों के बीच ये सब नेतृत्व रखा जो कि सभी वृक्ष, एक एक वृक्ष से सभी व्यक्ति लिपट गए और लिपट कर बोले कि सबसे पहले मुझे काटो तब पेड़ को काटो। तो ऐसे जो भी काटने वाले कॉन्ट्रैक्टर आए थे वो क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए, और आश्चर्यचकित होने के बाद से भाई सोचे कि अब मैं इंसान को कैसे काटूं। तो इसको देखने के बाद वो क्या किए? वहाँ से चले गए। तो इसलिए इसका नाम पड़ा क्या? चिपको आंदोलन। यानी कि एक वृक्ष से चिपक जाना ही चिपको आंदोलन कहलाता है। ये काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी चर्चित रहा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ठीक है, ये हम जस्ट अभी पीछे मतलब जस्ट अभी क्वेश्चन बताया, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। तो देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है, यानी अंडाशय जो होता है वो आपका बदल जाता है फल के रूप में। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे कि मोटर गाड़ियों के चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं, यानी कि उनके मोटर जो चालक होते हैं उनके साइड मिरर के रूप में हम लोग कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अवतल का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अवतल में क्या होता है? जो पीछे वाला व्यक्ति होता है काफ़ी बड़ा दिखता है, जो कि हमको आसानी से समझ में आ जाता है कि हाँ वो व्यक्ति मतलब साइड मांग रहा है या साइड हम हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं होती है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है जबकि वास्तविक में नहीं। तो देखिए कहने का मतलब ये तो साफ उल्टा कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हमको ऐसे ही दिख रहा है कि कह रहा है कि वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है वास्तव में वो प्रकाश का ऊर्जा वहाँ पे पहुँचती है, लेकिन काल्पनिक में नहीं पहुँचती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती है धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक 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 ऋणात्मक ऋणात्मक। तो जिन प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होती है? ऋणात्मक और तब धनात्मक, ऐसे चलती है। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के लिए हम लोग क्या करते हैं?
यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो जो एक्स एक्सिस होता है, जो एक्स एक्सिस ये वाला जो होता है वो क्या होता है मेरा माइनस होता है, और जो प्लस वाला होता है ये ऊपर वाला होता है, ठीक है, वाई होता है। तो ये मेरा क्या कहलाता है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार से आपका ये जो मान होता है वो क्या होता है आपका ऋणात्मक और धनात्मक होता है। तो ऑप्शन इज द बी इज द करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन कि मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है, उसकी आंखों में उत्पन्न दोष कौन से होंगे, 1D, -1D, 2D या -1.5। तो देखिए यानी कहने का मतलब चश्मे का जो पावर ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक का मतलब हम जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा तो कुछ वैल्यू ऐसा दिया नहीं है कि हमने उसको कुछ सॉल्व करके बना सके, ठीक। इसका देखिए इसका यानी कि ये क्वेश्चन मेरा इसका ये आधा अधूरा है इसका हमारा, तो इसका पूरा यानी कि डाटा कंप्लीट नहीं है, बट इसका आंसर आप लोग जान जाइए कि 1.5 आएगा, या आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूरी बिंदु होती है। तो दूरी बिंदु कहने का अर्थात ये स्वस्थ बिंदु कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर होना भी चाहिए, 25 सेंटीमीटर पे ही मनुष्य अपने स्पष्ट चीज़ों को देख सकता है। वो तो देखने के लिए बहुत दूर अनंत तक देख सकता है, लेकिन स्पष्ट बोला जाता है देख सके, लिख सके, पढ़ सके, वो 25 सेंटीमीटर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक आवेशित वस्तु ए दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है, वस्तु बी होगी आवेशित होती, उदासीन होगी, या उपयुक्त दोनों में से एक होगी, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगी। देखिए क्या कर रहा है, आवेशित वस्तु ए दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है। तो ऑलरेडी आवेशित जो वस्तु ए है वो दूसरी वस्तु को आकर्षित कर लेती है, तो यानी कि वो या तो आवेशित होगी या तो क्या होगी, उदासीन होगी। तो दोनों में से कोई एक, यानी कि जब एक दूसरे को अगर आकर्षित कर ले रही है तो वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्शन करने की क्षमता दोनों के अंदर है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलते रहेगा दोस्तों, तो आप हमारे जरूर चैनल से विजिट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल से जुड़कर ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें, नोट्स करें, लिखें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।